तो चलिए विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है हिंदी के एक नए वीडियो में, जो कि काव्यखंड है। और हम लोग पढ़ रहे थे कि चैप्टर 9 जो कि है और वीरेंद्र डंगवाल जी के द्वारा लिखा गया है हमारी नींद कविता। और ये जो हमारी नींद कविता है वो बहुत ही, जिसे गरीब कह लीजिए, या हमारी नींद के समय हम लोग सोए रहते हैं और कौन कौन सी घटनाएं हो जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर चित्रण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे भी होंगे। इससे पीछे भी वीडियो जितना भी हम अपलोड किए हैं आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल यही है। और जो लोग पुराने हैं, जो वीडियो से जुड़े हैं या चैनल से जुड़े हैं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी कविता की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले वीरेंद्र डंगवाल जी के जो कवि हैं उनके जीवनी या जीवन चरित्र के बारे में देखेंगे, उनके चरित्र चित्रण करेंगे और इसके बाद हम जो कविता है हमारी नींद उसको देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर एक नए मोटिवेशन के साथ, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आप अच्छी तरह से ऊर्जा प्राप्त कर लीजिएगा और पढ़ने में तत्पर रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशन है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो अच्छे रिजल्ट लोग लाते हैं वो बातों करने से, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ने के साथ साथ तब अच्छे रिजल्ट मिलता है। तो वहीं कह रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ रहा है। रातों से लड़ना यानी कि हर रात में जागने वाले आशिक ही नहीं होते हैं, क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। यानी कहने का सेंस यही है कि जो हर कोई रात में जागता है वो आशिक ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने रातों से लड़िए और अपने अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, उम्मीद करता हूँ आप ऊर्जावान हुए होंगे, आप मोटिवेट हुए होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का है कि आगे वीरेंद्र डंगवाल जी के जो क्या क्या कृति है, कहाँ से उनके जीवनी से जो रिलेटेड है उनको देखेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि प्रमुख समकालीन कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था। 5 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कहने का मतलब कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे 10 दिन पहले इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, यदि आज़ादी के एकदम निकट हैं। ठीक है, तो 5 अगस्त 1947 को इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कीर्तिनगर जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, और उत्तरांचल को हम उत्तराखंड भी कहते हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त किए हैं। इसके बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या किए हैं, एमए किए हैं। उतना करने के बाद इलाहाबाद आए और इलाहाबाद से क्या किए, एमए किए। और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों डी लिट की उपाधि पाई। ठीक है, 1971 में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी की पत्रकारिता भी करते रहे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया है। ठीक है, वह दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। दैनिक अमर उजाला पहले न्यूज़पेपर आता था, उसका संपादकीय क्या है, सलाहकार है, यानी कि संपादक भी इन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंटें हैं उनको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंटें आपके परीक्षा भी से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से एक बार इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से, तो हमें नहीं लगता है कि आप चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे उसका भावार्थ लिखना हो, आप कहीं भी इधर उधर चाहे कन्फ्यूज चाहे भूल जाइएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको पहले देखिए और समझ लीजिए। एक बार समझ लीजिएगा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा। तो चलिए, कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र डंगवाल का तरीका जो बहुत अलग और अनूठा बुनियादी किस्म का है। 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। इनका पहला कौन है, कविता संग्रह इसी दुनिया में है। ठीक है, आज भी अगर उसको पढ़िएगा तो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है जितना उस वक्त था। ठीक है, चलिए, उन्होंने कविता में समाज के साधारण जन और हाशिए का मतलब जो आदिवासी जन होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं जिनको मैंने शिक्षा से बहुत दूर है, उनकी शिक्षा बहुत दूर है, यानी कि शिक्षा से वो रिलेट नहीं है, यानी कि शिक्षा उनके पास बहुत दूर दूर तक नहीं है, उसको हाशिए लोग कहते हैं। ठीक है, हम हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण और ब्यौरों और दृश्य रचे हैं।
ये कविता और कवि के बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उनकी जो बुनावट है में ठेस देसी किस्म करने का मतलब है एकदम आप अपने आस परिवेश होता है जो क्षेत्रीय होता है, एकदम देहाती जिसको कहते हैं हम लोग, उसी से देश ठेसी किस्म के खास और आम तत्सम और तद्भव क्लासिक और देशत अनुभवों का किया है, संश्लिष्टता किया है। यानी कि अगर देखिए मान लेते हैं कि आप रहते हैं एकदम आस परिवेश, यानी कि आप क्षेत्रीय जगहों पर रहते हैं, यानी कि अपने देहाती माहौल में कह लीजिए। अगर आप अच्छे वर्ड को, जिसे कहने का मतलब विदेशी कीजिएगा चाहे हिंदी के वर्ड का संकलन कीजिएगा, तो वहाँ पर अच्छी तरह से लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर वहीं जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर के आसपास के अगर एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, वहीं परिवेश के एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो लोग अच्छी तरह से बातों को समझ पाते हैं। इसलिए एकदम देसी स्टाइल में ये लिखे हैं और एकदम जितना भी तत्सव तद्भव क्लासिक देशज अनुभव ये संश्लिष्ट किए हैं तो एकदम देसी स्टाइल में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बीरेन डंगवाल जो है को दुष्चक में स्पष्टता काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो चुका है, यानी कि प्राप्त हो चुका है, उनको मिल चुका है। ठीक है, उन्हें इसी दुनिया में, जो कि हम लोग पीछे चर्चा किए हैं, पर रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है। इसी दुनिया में रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरह से एक बार ध्यान दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। जो एक तुर्की के महाकवि थे नाजिम हिकमत जिनका नाम था, उनका जो कविता का अनुवाद उन्होंने किस में किया, पहल नाम की पुस्तिका है उसी में किए हैं। ठीक है, उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरुदा, वर्तोल्द में ब्रेख्त है और वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउस रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं को भी अनुवाद किए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सामाजिक कवि बीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में स्पष्टता है कि यानी से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत की गई, यानी कि यहीं से लिया गया है, इसी का संकलन है ये। ठीक है, हमारी नींद इसी से लिया गया है। ठीक है, यह कह रहे हैं कि सुविधा भोगी जिसके पास पूरा सुविधा है, यानी कि सुविधा का भोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अनेक प्रकार का आप लोग सुविधा भोगी कह सकते हैं उनको, कि जो क्या है एकदम अनेक तरह के सुविधाओं से लेस हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत नहीं है। तो सुविधा भोगी आराम पसंद पर जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। यानी कि कह रहे हैं कि हम नींद लेते हैं या सो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रकृति की घटनाएं हो सकती है। यानी कि जो पेड़ बहुत ऊपर हो गया, जो अंकुरन था वो अंकुरन अपने क्या होगा, अपने खोली को, अपने आवरण को छोड़कर ऊपर आ गया, यानी कि बहुत सारी घटनाएं हो गई। जो कितना भी जन्म ली मक्खी तो हमारे नींद में ही जन्म ली और नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। कितने गरीब हैं, गरीब के बच्चे जो हैं जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, यानी कि बहुत सारी घटनाएं हुई हमारी नींद के दौरान। तो वहीं इस हमारी नींद का शीर्षक का नाम रखे हैं और उसी के माध्यम से बताने की प्रेरणा की है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कविता की ओर। कविता का नाम ही है हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरह से आप नोट यानी कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इनका भावार्थ लिख लीजिएगा तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेकर बैठे हुए और लिख रहे भी होंगे, नोट कर रहे भी होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहे हैं कवि जी कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी कि हम जब सोए तो पेड़ कुछ इंच क्या हो गए, बढ़ गए। कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने
यानी कि जो कुछ सूत यानी अंकुर जो पौधे थे वो कुछ सूत अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया। किसको? अपने आवरण को, जिस आवरण में थे तो उसको अंकुरित हुए तो आवरण को क्या किया? धकेला, और बीज फूली हुई छत के भीतर से, यानी कि बीज वहाँ से क्या होगा? निकल गया। ठीक है, अंकुर होकर बीज से क्या हुआ? वो निकल गया ऊपर की ओर। तो इसका भावार्थ हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम को अनवरत के मतलब लगातार जारी रखती है। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को धकेलना शुरू कर देते हैं। कोपलों का मतलब अपने आवरण को, ठीक है, धकेलना शुरू कर देती है। इसका भावार्थ यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे तरह से इसको नोट डाउन कीजिए, और हमें नहीं लगता है कि अगर आप भावार्थ अच्छे तरह से नोट डाउन करेंगे तो पीछे जो भी प्रश्न उत्तर है उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कई तो क्या हुए? मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में, यानी कि कहने का मतलब कवि कह रहे हैं कि एक मक्खी, यानी कि हमारी नींद के दौरान ही एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो गया, यानी कि जन्म ली और मृत्यु भी हो गई। हमारी नींद के दौरान ही जन्म भी ली और मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। कई शिशु पैदा हुए, कितना शिशु पैदा हुए और कितना भी क्या हुए? मर भी गए। उनमें से कई तो मारे भी गए, कितना मारे भी गए। ठीक है, दंगे हुए, आगजनी हुए और बमबारी में, यानी कि दंगे, अगजनी और आगजनी का मतलब आग लगा, और बमबारी में यानी कि कई जन जन्म लिए और कई जन भी मारे भी गए। ठीक है, तो इनका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि कवि एक मक्खी के माध्यम से दिनहीन, यानी कि दिनहीन का मतलब गरीब की चर्चा कर रहे हैं, दिनहीन लोगों के जीवन की दशा के विषय में कहता है कि उसके बच्चे दीनता के कारण या तो मर गए अथवा अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए। अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए। जो दंगे, आगजनी और बमबारी में क्या हो गए? मारे गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी कि कहने का मतलब कवि जी कह रहे हैं कि जो गरीब बस्ती हैं, जिसको खाने को यानी कि दर दर तरसते हैं, यानी कि एक रोटी का मुहाल है, तो उसमें भी ये क्या है कि बड़े बड़े लोग या जो कह सकते हैं कि ढोंगी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उसमें भी जाते हैं और गरीब यानी कि देवी जागरण के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर क्या करते हैं कि उनको डराते धमकाते हैं, और क्या करते हैं उनसे भी क्या करते हैं? पैसा तसीलते हैं कि अगर ये पैसा नहीं देते हैं इस नाम पर, यानी कि देवी जागरण के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, तो आप समझ जाइए कि आपका ये काम पूरा नहीं होगा। तो गरीब लाचार बेबस क्या करते हैं कि डर के मारे कुछ ना कुछ देते हैं जो कि खुद अपने पास नहीं है। यानी कि इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि पुनः कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग को शांत करने में लगे हैं, ठीक है, करने की उपेक्षा कुछ नहीं जानते, वहाँ भी विलासी लोग, उसी को विलासी कर रहे हैं, ठीक है, लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का कार्य करते हैं। ठगने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साधन तो सभी जुटा लिए, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे, हमारी नींद के बावजूद। यानी कि कहने का मतलब कवि कह रहे हैं कि ये जो अत्याचारी लोग हैं, यानी कि सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद भी अपने स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। यानी कि इतना भी इनका सुख है, इतना सुख भोग रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अत्याचारी हैं जो ये अन्याय या का एक दूसरे के सुख भोग रहे हैं और अन्याय बंद करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वो जुल्म छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसका भावार्थ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण
अन्याय बंद करना नहीं चाहते, उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि वो जुल्म छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसका भाव अर्थ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगला है कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। यानी कि कह रहे हैं कवि जी कि और लोग भी हैं, यानी कि और लोग भी हैं। ठीक है, आज भी वैसे लोग, अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का क्या त्याग करना नहीं चाहते, जो जनता अत्याचारियों को जुल्म करने के विरोध, यानी कि विरोध जुल्म करना ही चाहते हैं। बस उनको अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है, बस हमको चाहिए। यही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये क्या है, अत्याचारियों को जुल्म का विरोध करने से इनकार नहीं भूलते। यानी कि कहने का मतलब कह रहे हैं कि कवि जी, इसका भावार्थ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। जो जनता भी है, वो जो भी अत्याचारी हैं उनका विरोध करना नहीं भूलती, यानी कि वो विरोध भी करती है। ठीक है, जो भी अत्याचारी लोग हैं उनके प्रति। तो उम्मीद करता हूँ ये कविता आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ भी लिए होंगे। तो अगर कविता अच्छा लगे, अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, तो कविता के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने अन्य लोगों, अन्य दोस्त, अन्य विद्यार्थियों को क्या कीजिए, बताइए कि यहाँ पर अच्छा तरह से क्या हो रहा है, स्टडी हो रहा है। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल के साथ जुड़िए भी और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आपका जो भी साइंस का हो या SST का हो, उसका भी ऑब्जेक्टिव जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए और अपने तैयारी को अच्छे तरह से करते रहिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।